देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम चलते हैं। पहला जो टॉपिक है गति। भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक गति। गति बताने चल रहे हैं और गति में जान देगा एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। दूरी देखिए इंग्लिश में इसे डिस्टेंस बोलते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी में क्या होता है और विस्थापन में क्या होता है जानते रहिएगा। दूरी क्या होती है? दूरी में दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, और यह धनात्मक होता है। जानते रहिएगा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, न तो कभी शून्य हो सकती है। यह सदैव धनात्मक ही रहती है दूरी। जबकि है विस्थापन देखिए, विस्थापन में दिशा होती है और यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है। इतना जानते रहिएगा। ये दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। और जैसे मान लीजिए ये आपका मार्केट है और ये आपका घर है। मान लीजिए जो रोड है, ये रोड मान लीजिए यहाँ से फिर ये घर से ऐसे होते हुए गई है और फिर यहाँ से रोड यहाँ तक गई है। मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं, यदि आप इधर से होते 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 या इधर से कहीं भी होते होते आप यहाँ मार्केट पहुँच जाते हैं, आपका लक्ष्य है मार्केट जाना, तो जानते हैं कि आपके द्वारा चली गई कहीं से भी कोई भी दूरी हो और आप अपने एंड पॉइंट यानी गोल पॉइंट में पहुँच जाएं या जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए, तो पूरा आपके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होती है वही आपकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन जानते रहिएगा, आपको जहाँ से चलना है और जहाँ पहुँचना है आप यहाँ से चले, ठीक, और जहां पहुंच गए तो यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस जो होती है ये आपकी विस्थापन कहलाती है। यानी कि विस्थापन में आपका इनिशियल और फाइनल होता है। विस्थापन में केवल इनिशियल और फाइनल को लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल घटा देते हैं, जितना आता है वही आपका विस्थापन हो जाती है। यानी अगर समझ लीजिए कि आप यहाँ से चले फिर यहाँ से दूर भी आ गए, अगर यहीं पे आ गए तो आपका विस्थापन शून्य हो गई, ये भी जानते रहिएगा। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हमारी विस्थापन होती है, तो ये विस्थापन जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको चलना है आगे, काउंट है आगे बढ़ने का, पीछे ही आप चले गए ऋणात्मक हो गई, जीरो भी हो गई, और यदि यहाँ से बढ़ गए तो धनात्मक हो गई। तो इस प्रकार से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। लेकिन दूरी जानते रहिएगा, आप कुछ न कुछ तो चले होंगे आगे। यदि आप यहाँ से होकर यहाँ भी आते हैं तब भी आपकी कुछ न कुछ दूरी काउंट होगी, तो इसलिए इसे दूरी कहते हैं। दूरी और विस्थापन में विस्थापन अपांत समय 4 होता है, दूरी अपांत समय। इसका मतलब यह है कि एकांक समय में तय की गई टोटल विस्थापन और एकांक समय में तय की गई जो टोटल दूरी होती है इसी को चाल कहते हैं। चाल और वेग में जो आप देखते हैं अंतर जो होता है बस बेसिक यही होता है। और इसमें जैसे कहने के तौर पे आप जो जनरली जान सकते हैं, जैसे कार द्वारा चली गई चाल, ठीक है ना, और तय की गई दूरी, ये ऐसे रिलेट करके होता है, ठीक है ना। और इसमें इसी प्रकार से अब इसके विषय में कहिए तो क्वेश्चन चले, नहीं तो अभी फिलहाल त्वरण देख लीजिए। ये होता है त्वरण। समय के सापेक्ष वेग में यदि परिवर्तन हो जाए तो उसी को त्वरण कहते हैं, ये जान लीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हम जो चल रहे हैं, जिस वेग से चल रहे हैं उस वेग को कितने समय में तय किए वही हमारा त्वरण है। एक तरह से कहिए कि हम वेग से चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से मेरे को दूर जाना है या 1 किलोमीटर, तो हम शुरुआत से बाइक से स्टार्ट किए और कुछ दूरी चले, फिर वहां से ब्रेकर आया, कुछ भी दिक्कत परेशानी पड़ी, फिर वहां से हम फिर धीरे स्लो किए, स्लो करके फिर स्पीड बढ़ा लिए। अब समझ लीजिए पूरा हमारा हुआ, हम एक ही स्पीड से नहीं चल रहे हैं ना, कभी स्पीड को स्लो किए, कभी तेज किए, ऐसे करके चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें त्वरण की आवश्यकता होती है, जानते रहिएगा। जब हम एक निरंतर वेग से चलते हैं तो वहां पे त्वरण जो है आपका शून्य हो जाता है। जब हम वेग को घटाते या बढ़ाते हैं तो वेग को घटाने या बढ़ाने के लिए त्वरण की आवश्यकता होती है, ये भी जानते रहिएगा। क्षैतिज, ये भी जानते रहिएगा। क्षैतिज यदि आप चल रहे हैं यहाँ पे आपके वेग को बढ़ाने व घटाने के लिए त्वरण की आवश्यकता होती है। जबकि ये जानते रहिएगा कि यदि ऊर्ध्वाधर
आप किसी गेंद को फेंक रहे हैं या कोई भी चीज फेंक रहे हैं वस्तु को, और उसको घटाने या उसकी स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए वहां आप देख रहे हैं कि घुर्ती त्वरण की आवश्यकता होती है। वहां घुर्ती त्वरण होता है, यहाँ आपका ये त्वरण होता है। क्षैतिज में आपका त्वरण रहेगा और ऊर्ध्वाधर में घुर्ती त्वरण रहेगा, ये दोनों में डिफरेंस होती है, बात को जान लीजिएगा। जैसे ही जब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में जैसे देगा उसी प्रकार आप देखिएगा कि वहां जी लेना है या ए लेना है, दोनों में। अभी देखिए आगे चलते। और त्वरण की मेन परिभाषा यदि कहेंगे तो त्वरण की जो मेन परिभाषा होती है वो होती है कि जो है आपके समय के सापेक्ष तय की गई जो वेग होता है उसी को त्वरण कहते हैं, ठीक। और त्वरण का फार्मूला यदि आप कहेंगे तो जैसे देखिए 1/v-u/t, ये देखिए त्वरण का फार्मूला होता है। और ये यहाँ ये त्वरण है, यहाँ ये देखिए फाइनल वेग या अंतिम वेग भी इसे कहते हैं, और इसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, और इसे समय जानते रहेगा। ये सभी को हमारे न्यूमेरिकल में जैसे आएगा उसी प्रकार हम रख के इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जानते रहेगा। और ऊपर जितना आपसे पूछेगा कि जो है हमारी दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, वेग और चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और कहाँ त्वरण लेना है, कहाँ घुर्ती त्वरण लेना है, और कहाँ किस प्रकार से, ये सारी चीजें आप जाने गए हैं। इसमें से एक आगे यदि पूछेगा तो यही न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। न्यूमेरिकल इसके बाद हम चलते हैं, न्यूमेरिकल आपको यहाँ से बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपका त्वरण बताते हैं, त्वरण कब शुरू होता है जानते रहिएगा। जैसे आपको बताया कि त्वरण लगता कब है, तो जब हम जो है किसी एक वेग से चल रहे हैं और वेग को जब घटाना या बढ़ाना पड़ता है तब त्वरण कार्य करता है, जानते रहिएगा, तो उसी को त्वरण कहते हैं। लेकिन जानते रहिएगा जहां भी हम एक समान वेग से चल रहे हैं समझ लो वही त्वरण हमारे शुरू हो गई। एक समान वेग से यदि आप चल रहे हैं तो त्वरण की आपकी वहां आवश्यकता खत्म हो जाती है और त्वरण वहीं पे शून्य हो जाता है। जब आपका वेग घटाना या बढ़ाना होता है त्वरण वही वर्क करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्वरण कब शून्य होता है, कब कार्य करता है। फिर आगे आइए, बहुत विज्ञान में ग्राफ के कुछ चैप्टर है, ग्राफ में कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। तो देखिए ये दूरी अपान समय है, यानी वेग। तो वेग किस प्रकार से वर्क करता है जानिए कि अगर समय निरंतर बढ़ रहा है और इन दोनों का जैसे दूरी अपान समय यदि यहाँ करते हैं 20/5 यदि आप करेंगे तो ये आएगा 4, और 4 इसकी जो चाल होगी 4 हुई। और सभी में आप देखेंगे कि यदि दूरी को समय से डिवाइड करते जाएंगे तो 4 आएगा, यानी एक निरंतर चाल से चल रहा है, और तब इसका फिगर ये बनेगा। और फिर आप देख रहे हैं वेग अपान समय, वेग अपान समय इसी कहते हैं त्वरण। त्वरण देखिए वेग अपान समय, और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यदि आप निरंतर जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं उसी प्रकार से वेग और समय एक निरंतर आपके डिवाइड करने पे यदि एक निश्चित ही डिजिट आ रही है तो समझिए कि वो एक समान त्वरण से गति कर रही है। और यदि समझिए कि उसका पहले बढ़ रहा है फिर बाद में जो है पहले बढ़ रहा है फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो आपका फिगर ए होगा। और पहले अगर यदि वो घट जा रहा है फिर आगे चल के बढ़ रहा है तो फिगर ए होगा। इसी प्रकार से त्वरण का पूरा फिगर दर्शाया गया है कि उसकी वेग कब बढ़ रही है समय के सापेक्ष, कैसे समय के सापेक्ष घट रही है उसका फिगर ये होगा। इसमें देखिए कभी कभार फिगर ऐसे देता है कि एक समय आता है कि जब जो है उसकी समय के सापेक्ष उसका जो वेग है ये निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन ये पॉइंट पे आने के बाद देखिए जैसे यहाँ ये है 1 2 3 और यहाँ भी देखिए 3, यहाँ से आपका जो ये गति निरंतर देख रहे हैं ना, ये वेग आपकी बढ़ रही है लेकिन समय एक निश्चित कर दिए, समय निश्चित कर दिए मतलब यहाँ से समय निश्चित हो गई, यानी यहाँ से जो आपकी त्वरण आ रहा है वो त्वरण को यहाँ समान कर दिए। लेकिन यहाँ जो है बढ़ रही है त्वरण, यहाँ देखिए त्वरण घट रही है, तो यहाँ समय को घटाने बढ़ाने के यहाँ देखिए डिबेट कर रही है। तो यही चीज है, कभी कभार पूछे कि ए से बी में क्या हो रहा है तो त्वरण बढ़ रही है, बी से सी त्वरण निरंतर है यानी त्वरण एक ही समान से गति कर रही है, और उसके बाद सी से डी में त्वरण यहाँ घट रहा है। तो सारे पोजीशन हमारा यही रहा। देखिए ये हमारा रही कोणीय वेग, गति विधि कोणीय वेग जो है किस प्रकार से, मान लीजिए कि कोई भी सर्कुलर मोशन हमें करना है, कोई जो एक किनारा होता है यानी जो कुआं होता है कुएं के किनारे कहें या कोई गोल गोल घूमने वाला है उस पे जो है अपनी गति को यदि हम माप रहे हैं उसके हमारी वेग उस पर कितनी है किस हिसाब से चल रहे हैं, तो उसको बताने के लिए हम ये देखिए एंगुलर मोशन यानी कोणीय वेग का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि से हम जो है जब किसी चक्रीय पथ पे चलना होता है तो वहां से कोणीय वेग हम निकालते हैं, वहां से हम अपने वेग को निकालते हैं कि यहाँ पे हमारी वेग कितनी रही और किस वेग से हम चले, तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग
का किस प्रकार से मापन करते हैं। देखिए मान लीजिए आपका सर्कुलर पूरा मोशन है, मतलब सर्कुलर पूरा पाथ है, यहाँ से मान लीजिए कि आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से पूरा थीटा एंगल बन रहा है, तो जानते रहिएगा कि कोण भी इक्वल होता है कोण, ये जो इसके इनके बीच बन रहा है और बटे समय, तो कोण में जानते रहिएगा ये कोण पूरा, ये पूरा ओवरऑल चक्रीय पथ का पूरा कोण कितना होगा 360 होगा, 360 कर लीजिए, और समय t है t, ये समझ लीजिए पूरा ये इसका फार्मूला हो गया। एक भी आप जानते रहिएगा कि कोण का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, यहाँ से आप जो इसका निकालेंगे, कोई भी अगर आंसर आता है तो उसका हम रेडियन में लिखेंगे आंसर, जानते रहिएगा। तो रेडियन में बदलने के लिए इसे हम पाई के रूप में, पाई यही 360 यदि हम पाई के रूप में लिख देते हैं, समझ लीजिए कि रेडियन में चेंज हो गया। रेडियन में चेंज करने के लिए जैसे देखिए 2 × पाई, देखिए पाई का मान 180 होता है ना, 180, और 180 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 360 हो जाएगा, दोनों बात एक है। लेकिन पाई में चेंज कर देते समझ लीजिए रेडियन में चेंज हो गया, इतना अपान t, ये समझ लीजिए इसका फार्मूला हो गया, कोणीय वेग इक्वल टू 2/t हो जाता है। इसी में यदि घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल, अगर हमें मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसे देता है कि घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल निकालिए, तो सेकंड t जो है तब आप t की जगह पे सेकंड रखेंगे, सेकंड यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तब 60 आप रखेंगे। जैसे देखिए 2π/60, इसे आप करेंगे तो 2 × 180/60, यहाँ पाई लगेगा। अब 2 को काटते हैं आएगा π/30, ये आपकी घड़ी के सेकंड वाली जो सुई है उसका कोणीय चाल रह जाएगा π/30। मान लीजिए मिनट वाली सुई रही, मिनट वाली सुई में देखिए 2π/60 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ 2 बार 60 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आप देखेंगे जब इसे काट रहे होंगे 2π, 2 से मान लीजिए यहाँ काटते हैं 60 को तो 3 हो जाएगा और 30 बचेगा, और यहाँ होगा π/150, ये हो गया मिनट वाली सुई का। ये दोनों आप देखिए। उसके बाद देखिए रेखी चाल, रेखी चाल मतलब किस प्रकार से अगर आप जो है उसी में मतलब रेखा में आप किस प्रकार से यदि चाल चले हैं तो उसमें इनका कार्य क्या होता है। यानी देख रहे हैं ना, ये रेडियस है और इधर आपका ये कोणीय वेग है, कोणीय वेग और रेडियस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होता है तो ये रेखी चाल को बताता है। यानी जो आप सर्कुलर मोशन किए हैं इसी को रेखी चाल में कन्वर्ट करके, तो मान लीजिए यहाँ आपकी रेडियस या यहाँ आपकी हाइट दी होती है, पहले से बताता है कि यहाँ आपकी हाइट इतनी है या ऊंचाई इतनी है या रेडियस इतनी है, तब बताता है कि अब आप बताइए कि क्या पोजीशन है। तब यहाँ से रेखी वेग के लिए यही होता है, और यहाँ का फार्मूला जो होता है रेखी वेग का यही होता है, जानते हैं r/w। यहाँ आपका जो है जैसे मान लीजिए ये है तो इसका बताता है कि इसकी रेडियस जो है थोड़ा निकला है, और उसके बाद इसी प्रकार से कोण बताएगा, कोण से आपको जो है ये निकालना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रेखी चाल निकल जाएगा। तो रेखी चाल जानते हैं हम इसी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यानी जब आपका पथ परवलयाकार है तब आप जो है किस वेग से चल रहे हैं इसकी काउंटिंग करने के लिए पथ परवलयाकार होने पे हम इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। देखिए रेंज निकालने के लिए मतलब कितनी दूरी आप चले हैं, ये रेंज निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। जबकि t यानी समय निकालने के लिए 2u sin θ/g का प्रयोग करते हैं, जबकि h हाइट निकालने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं u² sin² θ/2g का प्रयोग करते हैं। इसी में आप देख रहे हैं सभी ये चीजें सारी हमें लगभग दी होंगी, केवल आपको ये बताएगा कि जो थीटा है एक कितने एंगल पे वो अपना टर्न कर रहा है, पथ अपना किस एंगल पर बदल रहा है, क्वेश्चन में देगा, उस हिसाब से यहाँ रख के निकालने की जानते रहिएगा। लेकिन ये सारे हमारे एने से होंगे, जानते रहिए इसी के कभी रेंज समय और हाइट यही निकालेगा, सारे फार्मूले का आपका यूज यही से होगा। और जानते रहिएगा क्योंकि आप जो गेंद फेंक रहे हैं ये ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और पथ जो बन रहा है परवलयाकार बन रहा है, इसलिए यहाँ हम पूर्ण का प्रयोग करेंगे, जी का प्रयोग करेंगे। जानते रहिएगा ये सारी चीजें यही से है।